अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 ममालिक के 6 रोज़ा अहम तरीन दौरे पर हैं। तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान के इस दौरे में न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बात होगी, बल्कि भारत के साथ हालिया कशीदगी के तनाज़र में भी ये दौरा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत अहमियत का अमल है। कुछ सवालात हैं, क्या ये दौरा पाकिस्तान के लिए हमायत हासिल करने की एक नई कोशिश है? क्या तुर्किया, ईरान जैसे ममालिक के साथ अस्करी, तजारती, सफारती तावन में नई राहें खुलने वाली हैं? और सबसे बढ़कर भारत के साथ तनाज़े में मौजूदा फ़िज़ा में ये दौरा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने में कितना मददगार साबित हो सकता है? इन्हीं सवालात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है माहिर बैन अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अराबी साहब ने और सफ़ारत कार नज़ीर हुसैन साहब ने। नज़ीर हुसैन साहब, कैसे देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो 4 ममालिक का दौरा है, इसकी क्या अहमियत है? और ख़ास तौर पर मौजूदा जो पाक भारत तनाज़ा है, इसके तनाज़र में क्या देखते हैं कि इस दौरे की क्या अहमियत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो स्टेटमेंट का आखिरी जुमला है, वही इसकी तमहीद है। इस दौरे का बुनियादी दो मकसद हैं। जी। एक तो ये जो चारों कंट्री थे, ये पाकिस्तान के साथ एक कहते हैं शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। ये जो पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ हुआ जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जी। तो उनका शुक्रिया अदा करना था। और दूसरा, आइंदा के लिए भी ये जो 4 कंट्री हैं और भी हैं, सिर्फ जी। ये तो 4 तो पाई हम खुद गए हैं, जी। बाकी जो हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उनका एक मकसद ये भी है कि उनको हकीकत से आगाह किया जाए सही। कि हिंदुस्तान ने जो पहलगाम का ड्रामा रचाया था और जिसको वो किसी भी लिहाज से साबित नहीं कर सका और एक ज़रा बराबर भी कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सका, सही। और उसकी बहाना बनाकर जो उसने शरारत की है, ये बहुत खौफनाक है। सही। और ये कोई न्यू नॉर्मल एक आम अंग्रेजी का लफ्ज़ है, जी। लेकिन इसका मकसद ये है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं और जी। फिर उस पर चढ़ दौड़ें। सही। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर ये दुनिया में न्यू नॉर्मल हो जाता है, जी। तो जी। फिर तो एक ग्लोबल क्या कहते हैं कि डिसएर्वे होगा, एक अफरा तफरी होगी, सही। कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। और ये तो फिर फ्री फॉर ऑल इस हुँ। किस्म की जंग होगी। और फिर इसका नतीजा हम सबको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, कितने मिलियंस जाने गई, सही। जायदाद का नुकसान हुआ। और जो 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 कॉलोनाइजर्स थे, जी। उनको भी अपनी कॉलोनीज को छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि इस किस्म की हरकत से ऐसा ना हो कि हुँ। वो अपने मुल्क की वहदत से भी हाथ धो बैठे। सही। ये ऐसे ही वक्तों में गलत फैसले जो होते हैं, वो रियासतों को भी और एम्पायर्स को भी और कई मुल्कों को भी ले बैठते हैं। सही। आपके सामने सोवियत यूनियन ने क्या किया? जी, बिल्कुल। उन्होंने जाके हिंदुस्तान में कुछ, आके अफगानिस्तान में कुछ किया, जी, बिल्कुल। 20 साल के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया। सही कह ये रहे तो हैं, हमारे बिल्कुल। सामने मिसाल है। बिल्कुल ज़िंदा मिसाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अहमद हसन अल अराबी साहब, आप कैसे देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म का इन 4 ममालिक का दौरा? जैसे नज़ीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये वो 4 ममालिक है, तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के, जो हमारे साथ सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़े रहे। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ जाना, उनका शुक्रिया अदा करना, ये कुछ सरकारी आदाफ वहाँ पे जो हासिल करने गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये दौरा कैसा रहेगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो 6 मई को जो हमारी पीस टाइम फ़ॉरेन पॉलिसी, पीस टाइम डिप्लोमेसी से ट्रांज़िशन करके वॉर टाइम डिप्लोमेसी और वॉर टाइम फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर दाखिल हो चुकी है। सही। अब ये 4 विज़िट्स आप देख रहे हैं, ये उसी वॉर जो हमने इंडिया के साथ पोस्ट पहलगाम जो हमने लड़ी, और उसके बाद ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारे पॉलिसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारी
पॉलिसी माइंडसेट के अंदर मौजूद है कि अगर इंडिया 6 मई को हमला कर सकता है तो वो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कंटिन्यूड रहेंगी जब तक के पानी का मसला हल नहीं हो जाता। पानी के ऊपर इंडिया ने अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अभी तक दी है कि वो पानी के ऊपर तो हमारा जो पानी का मसला है उसको वो हल करने के मूड में नहीं है। और हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होकर न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आ चुका है, द ट्रांजिशन फ्रॉम अ न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर टू अ न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर वेयर हार्ड पावर इज द पावर दैट यू नीड टू हैव इन ऑर्डर टू मेक मुल्कों को अपनी टर्म्स के ऊपर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड पावर की जरूरत है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट है पाकिस्तान का टर्की के साथ। इस वजह से विजिट इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि टर्की इस पाकिस्तान इंडिया का जो स्कर्मिश हुई थी 6 और उसके बाद 6 से 10 मई के दरमियान में, इसमें ड्रोन वॉरफेयर ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। और टर्की इस वक्त लीडिंग इंडस्ट्री है ड्रोन वॉरफेयर में और पाकिस्तान के साथ टर्की के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। सो एक वो उस वजह से टर्की का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर इंडिया का जो वॉर डॉक्ट्रिन हमेशा से रहा है कि हमने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है और वो अफगानिस्तान से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और फिर जो बलोचिस्तान वाला मसला है, जिस तरीके से उनका रिटोरिक इंडियन पॉलिटिशियंस का भी ये था कि जब पाकिस्तान ने उनके दांत तोड़े तो उनका जवाब ये था कि हम बलोचिस्तान के अंदर मजीद दहशतगर्दी करवाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बलोचिस्तान क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम ईरान के साथ बैठ कर डिस्कस करें कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारी BLA को कर्ब करने में। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये जो दौरा हुआ है 4 ममालिक का, ये क्लियरली एक वॉर टाइम विजिट था क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते रहेंगे इंडिया के साथ और उसमें जो मुल्क हार्ड पावर के एतबार से पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को कर्टेल करने में कोई किरदार अदा कर सकता है, उन मुल्कों के साथ हम डिप्लोमेसी और उन मुल्कों के साथ हम अपने रवाबित को मजीद बेहतर कर रहे हैं। सही सही। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं कि तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का ये दौरा है, इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म और उसका वफ़द जो है कुछ स्ट्रेटेजिक मफादात के ऊपर भी एक दूसरे से बात करेंगे? देखें, जो दुनिया में तब्दीली आती है वो किसी बाज़ दफ़ा एक माइनर इंसिडेंट से भी आती है। सही। तो अभी ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की, मैं तो उसे वॉर कहूँगा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये क्राइसिस था, अभी वॉर स्केल के ऊपर नहीं गया था। तो अब क्या हो रहा है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान, चाइना दोनों एलाइज हैं और पार्टनरशिप से भी आगे हैं। ये एक फ्यूजन हो गया है और एक नए ब्लॉक की बुनियाद रख दी गई है। सही। एक चीज़ अब फ्यूचर में भी आप देखिएगा कि ये जो 4 कंट्री प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट करके आएंगे, ये भी ग्रेजुअली इस 2 कंट्री का जो अलायंस या ग्रुप या पार्टनरशिप है, इसके साथ मिलते जाएंगे। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा। 2 फिर 4 ऐड हो जाएंगे 6, फिर सेंट्रल एशिया आ जाएगा 11 हो जाएंगे, फिर रशिया आ जाएगा तो आप समझे 12 हो जाएंगे। तो ये एक बुनियाद रखी जा रही है फ्यूचर के बायपोलर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की। अब चूंकि अमेरिका, हम सबको पता है, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अमेरिका की पावर डिक्लाइन हो रही है। उसको कहते हैं सन इज सेटिंग ऑन अमेरिका एंड द सन इज राइजिंग ऑन चाइना। तो एक नया ब्लॉक फॉर्मेशन हो रही है उसकी, और मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ये कंसोलिडेट हो जाएगा और एक नए ग्लोबल ऑर्डर की नवीद, आप समझिए इसको, बेशक ही छोटा इंसिडेंट था। अब जहाँ पर हिंदुस्तान की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान अब ना 9 में है ना 11 में है, ना वो बड़े पावर्स में है, ना वो हेजेमन बनने की कंडीशन में है, और ना ही बाय द वे वो अमेरिका को किसी भी किस्म की हेल्प कर सकता है जो कि उन्होंने सोचा था। जी बिल्कुल, अपनी अहमियत, खित्ते में अपनी अहमियत खो गया। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अहमद हसन अल अरबी साहब, जिस बुलाक की तरफ नज़ीर हुसैन साहब ने इशारा किया है, क्या आपको ये बुलाक बनता नज़र आ रहा है? मौसर तरीके से हम इलाकाई तावन की तरफ जा रहे हैं? क्या ये जो इंसिडेंस हुआ है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, ये इस वाक़े के बाद कोई एक मजबूत इलाकाई बुलाक बनते देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें थोड़ा सा हम अगर पिछले इवेंट्स को आजकल ये जो करंट सिचुएशन के साथ हम कंपैरिजन करें, तो पिछले 50 साल में, 70 साल में दुनिया में जो भी तब्दीलियां आई, उसका सेंटर ऑफ
ग्रेविटी डिफरेंट, जैसे सोवियत यूनियन का कलेप्स हुआ तो अफगानिस्तान उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। अमेरिका का जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं वो अमेरिका का इंटरनल टर्मोइल है, और सही। दूसरा अमेरिका ने आपको ओवर एक्सपैंड किया हुआ है। तो जी बहुत सारे जो बड़े इवेंट्स हुए हैं उसका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान नहीं था। सही। लेकिन ये पोस्ट पहलगाम जो इतनी बड़ी तब्दीलियां पूरी दुनिया में आई, आपने देखा कि पहलगाम से पहले पाकिस्तान कहां पे डिप्लोमेटिकली खड़ा था जी और 10-12 के बाद पाकिस्तान कहां पे खड़ा है। एक रात के अंदर जो 10 मई की रात और 10 और 11 मई का जो दिन था, उसमें पाकिस्तान कहां से कहां चला गया सही डिप्लोमेटिकली, सोशल, पॉलिटिकली, सही ग्लोबल, इंटरनेशनल, जिसको ग्रैंड चेस बोर्ड कहते हैं, सही। उसके ऊपर। तो ये जो ब्लॉक्स की इस वक्त बात चल रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया के अंदर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, नए ब्लॉक्स बन रहे थे ऑलरेडी। सही पहलगाम के बाद जो इंडिया ने गलतियां की हैं उसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर स्टेज पे आ गए। सही। और तारीख में शायद ये पहली दफा होगा कि पहले जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड और बाईपोलर वर्ल्ड की जो जो नैरेटिव्स थे और जो ब्लॉकिंग थी उसके साथ हम एसोसिएट करते थे, कभी अमेरिका के साथ, कभी सही। चाइना के साथ, कभी। अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू क्रिएट इट्स ओन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स ओन ब्लॉक। तो सही हो सकता है कि आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान इस दफा एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक, जिसमें पाकिस्तान के बहुत दरीना ताल्लुकात होंगे रशिया के साथ, चाइना सही। के साथ, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, चीजें शायद उसी तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, मार्का हक के बाद जहां इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, इसको फौजी बर्तरी भी हासिल है इस वक्त भारत के ऊपर, और सफारती बर्तरी भी हासिल है। और आप क्या समझते हैं कि मजीद हमें सफारती माज़ों पे किस तरह लड़ना चाहिए ताकि हम ये जो बर्तरी हमें हासिल हुई है इसको हम बरकरार रखें, बल्कि इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए अक़वाम आलम के साथ हमारे ताल्लुकात कितने ज़रूरी है, और इस वक्त जो हुकूमत इस सिलसिले में स्टेप्स ले रही है, आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब है या मजीद काम होना चाहिए? जी ये बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप मुझे ज़रा सा कोई 15 सेकंड दे दें जी प्लीज। तो मैं आपको ये री इन्फोर्स करना चाह रहा हूँ कि माइनर इवेंट्स जो हैं वो मेजर चेंजेस की नवीद लाते हैं। सही। आपको पता, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर्बिया से शुरू हुई थी। जी एक प्रिंस को किसी ने कत्ल कर दिया था। सही दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द टू वॉर्स। सही। और फिर क्या कुछ नहीं हो गया। तो ये जो जिस तरह भाई साहब ने कहा, ये जो पहलगाम है, ये देखने में बेशक माइनर इंसिडेंट था, सही। और इंडिया ने जो गलती की, जो भी छोटी है या बड़ी है, ये एक बहुत बड़े नए वर्ल्ड ऑर्डर का पेशगामा नवीद साबित लेकर आई हुई। है। जी जी, सही। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए। सही। पाकिस्तान उभरा है एक मिडल पावर की हैसियत में, सही। एक सुपर पावर, एक ग्रेट पावर, और एक होती है मिडिल पावर। मिडिल पावर, ठीक है। हम फिलहाल हम क्लेम नहीं कर सकते कि हम एक ग्रेट पावर हैं, क्योंकि उसके करैक्टरिस्टिक्स कुछ और होते हैं। सही। अब हमें क्या होना है, यहाँ से ट्रांजिशन करने में ग्रेट पावर की तरफ अब हमारा मिशन होना चाहिए। सही। जब हमारी उम्र 100 साल हो 2047 में, तो पाकिस्तान एक ग्रेट पावर के तौर पर उभरे। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपको एक अलायंस की ज़रूरत है, आपके साथ कुछ लोग साथ खड़े हों। सही। तो जो अभी डिप्लोमेसी हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, उसी तरफ जा रहा है, नंबर वन। सही। नंबर टू, ये वक्त है कि हम अपनी इकोनॉमिक पावर को भी उजागर करें, सही। उस पर फोकस करें, सही। इकोनॉमी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, और यूथ स्किल बिल्डिंग के ऊपर। सही। और एक अहम चीज़, एक नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च करें, ताकि आप एक यूनाइटेड नेशन हो। जब भी आप खड़े हों तो आपकी आवाज़ सुनी जाए। मोदी की तरह कोई ये ना कह सके कि पाकिस्तान के नौजवानों उठ खड़े हो, आप रोटी खाओ, मेरी गोली तो है ही। सही। देखें, ये बहुत ही इंसल्टिंग था, लेकिन इसका जो जवाब है वो इसमें भी है कि हम उसको जिसे कहते हैं कंडेम करें, लेकिन अपने आप को भी इस काबिल करें कि बिल्कुल कल ठीक कोई है। ये ना कह सके। जी। तो ये सारा कुछ उसी तरफ जा रहा है, जी अल्लाह के फजल से। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अराबी साहब, ये आप जो बयान आया है, गिदड़ बब की आई है मोदी की तरफ से, जिसका इशारा नज़ीर हुसैन साहब ने भी किया है
कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ, ये बड़ा इंसल्टिंग है। बात तो ठीक है नज़ीर साहब की, तो मोदी की अक्ल अभी टिकाने नहीं आ रही, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर अब वो तनहा रह गया है। सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स की वजह से अभी तक भी वो ओछे अटकंदे और इस तरह की गिदड़ भभकियाँ जो है उससे वो बाज नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सूरत से खुदा ना खास्ता फिर हम किसी वजह से जंग या इस तरह की किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना चले जाएं? जी देखिए, सबसे पहले जो मोदी की स्टेटमेंट है उसको आपको उसका बैकग्राउंड और कंसिडर करने की ज़रूरत है कि वो स्टेटमेंट दे कौन रहा है। सही। ये कहना मैं पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो रोटी खाएं वरना मैं उन्हें गोली मार दूंगा, सही। ये स्टेटमेंट एक दहशतगर्द दे सकता है, ये स्टेटमेंट एक बुचर ऑफ गुजरात दे सकता है और उसी सही। ने दी है। एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो 10 साल अमेरिका में एंटर नहीं हो सकता था क्योंकि वो एक दहशतगर्द था, उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सही। सकते हैं। सही। ने बहुत देर अपने आप को कैमोफ्लेज करके रखा कि मैं द पीसफुल इंडिया और गांधी का इंडिया, और मैं योगा करने के लिए अमेरिका भी जाता था तो योगा का वो करते थे सारे, वो सारे पर्दे जो इसने मास्क अपने पे चढ़ाए हुए थे अपने आप को सही। लेजिटिमाइज करने के नेशनल अरीना में, वो सारे मास्क इसने खुद उतार दिए उस पैनिक में, उस केओस में, उस खौफ में जिसमें ये मुब्तला है 6 और 10 मई के बाद। अपने पूरे भारत के अंदर जो इसका सपोर्टर और वोट बेस था उसको इसने मेक श्योर किया था कि मैं पाकिस्तान को ख़त्म करूंगा, मैं कश्मीर के ऊपर कब्जा करूंगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करूंगा, मुझे तुम टैक्स दो। 99% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 50% इंडिया पे कंट्रोल करती है, वेल्थ के ऊपर 1% जो है वो 50% पे कंट्रोल करती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुर्बत है वो अगर आप ऑनेस्टी उसके ऊपर जो इनके स्टेटिस्टिक्स हैं वो देखें तो आपको इंडिया में मिलती है। लोगों से पैसे छीन छीन कर इसने असला लिया, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। तो वो जो स्टेटमेंट दिया वो इसने इस वजह से दिया कि अपनी इंटरनल ऑडियंस को ये किसी तरह पैसिफाई कर सके। लेकिन जो इनकी अंदर खौफ इस वक्त इंडिया के मोदी के अंदर है, जो इस वक्त मोदी की कुर्सी को खतरा है, जो वेस्टर्न वॉर मशीन, जो वेस्टर्न वॉर इंडस्ट्री इनको प्रेशराइज कर रही है कि कोई तो हमारी इज्जत हमें बचा के दो, जो पूरी जो ग्राउंड पे ट्रूप्स की मूवमेंट है और फॉर्मेशन है, इट इज हाईली लाइकली कि ये एक अपने खौफ के अंदर के मोदी को हटा ना दिया जाए और सीट ना चली जाए, ये पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले चंद दिनों में स्पेशली ईद उल अजहा की टाइमिंग के अराउंड कोई मिस एडवेंचर प्लान कर सकते हैं। इट इज हाईली लाइकली। सही। सही। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, ये शिकस्त खुर्दा मोदी जो है अब दोबारा, जैसे ये वाक़ हो गया हमारे पास खुजदार का, बच्चों के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया थी, दोबारा सफ़बंदी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की। तो पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में अक़वाम आलम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हमें डोजियत देना चाहिए बैन अक़वामी इदारों को, हमें अपना केस मजबूती से आगे ले जाना चाहिए। बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए जिनके पीछे भारत था, लेकिन हमारी तरफ से कोई मजबूत जो है वो केस नहीं बिल्ड किया गया। तो क्या अब वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि हमारे पास जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनके हवाले से एक पूरा डोजियर बनाया जाए, पूरा केस बिल्ड किया जाए और भारत को एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर डिक्लेयर करना क्या वक्त की ज़रूरत बन गया है? ये तो ओवर ड्यू है। इस वक्त जो हमारे डेलीगेशंस गए हुए हैं मुल्कों में, वो यही चीज़ एम्फसाइज कर रहे हैं कि इंडिया बजाते खुद एक दहशतगर्द मुल्क है। आपने देखा कनाडा में हिंदुस्तान ने क्या किया जी। आपने यूके में सिखों के कितने लीडर मारे गए, अमेरिका में यहाँ तक कि एक तरफ उनकी दोस्ती का दम भरते हैं ये, उनके साथ क्वाड में शामिल होते हैं, उनको अपना पार्टनर बनाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरजमीन पे सिखों को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बीएलए और टीटीपी कोई ढिकी छुपी बात नहीं है। तो अब तो आपको पता ही है कि अब जो हमारे फील्ड मार्शल इनको कहना शुरू किया है कि ये तो फितना तो हिंदुस्तान है। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमने बीएलए को या टीटीपी को, इन एलिमेंट्स को, ये फितना तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही सॉरी इनकी मदद कर रहा है, और वो ये हिंदू खत्ते में हमें बदनाम करके उसकी आड़ में ये सारा कुछ कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये इन्होंने एक एसिमेट्रिकल वारफेयर शुरू की हुई है। जी। FATF में हम 10 साल
जैसे कहते हैं तारीखें भुगतते रहे जी बिल्कुल 10 साल बड़ी मुश्किल से है। हमने वो और इतना नुकसान हुआ। हाँ हमारी जो पॉलिसीज आसान थी आवाम के काम के लिए, उनको इतना मुश्किल कर दिया गया। सही अब आप अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें, जी उसका बिल्कुल एक बैंक अकाउंट नहीं खुलता। जी नहीं वजह क्या? खुलता बिल्कुल वाकई आप सही कह रहे हैं बिल्कुल एफ जी तो इसलिए मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल नहीं, ये होना है और होके रहेगा कि हिंदुस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, और इसको इसी नाम से आप याद करें और इसी तरह ट्रीट करें इनको। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अल-अराबी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या इकदामात करने चाहिए सफारती तौर पे, ताकि भारत की जो कारस्तानियाँ हैं, इसने जो नेटवर्क यहाँ बनाए रखा है, कुलभूषण यादव जैसे लोग यहाँ पकड़े गए जो कि जिसने एतराफ़ भी किया कि मैं वाकई यहाँ पे टारगेट किलिंग के लिए आया हूँ, पाकिस्तान के पास सफिशेंट सबूत मौजूद हैं, लेकिन हम बावजूद बिल्कुल खामोश रहे, हमने अपना केस उस तरह नहीं पेश किया जिस तरह करना चाहिए। क्या वक्त आ गया है कि हमें अपने केस को बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में नहीं बल्कि अग्रेसिव अंदाज में आगे लेके जाना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एग्रेसिव, एक्सट्रीमली एग्रेसिव, हॉकिश फॉरेन पॉलिसी चल रही है। आप सर्गे लेवरोव रशिया है, उसको सही देख लें, इवन इंडिया का जयशंकर है, वांग जी चाइना का, आप टर्की का देख लें, हाकान फिदान। ये एक्सट्रीमली एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का दौर है। जी जो पुराने प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं वो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। वो सही जो पुराने जमाने की फॉरेन पॉलिसी थी वो रिडंडेंट हो चुकी है। आप इस वक्त वॉर टाइम फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आप वॉर टाइम फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। सही आपने ऑपरेशन बनियानन मरसूस और मार्का हक में, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि ये एक छोटा सा इवेंट है, इसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। सही आपने इस से क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि आप पिछले 10 साल से इंडिया को कह रहे हैं कि भाई अमन की बात करो, जंग की बात ना करो, आ जाओ कश्मीर पे बात करते हैं, सही टेबल पे बैठ के करो। इंडिया किसी खातिर में ही नहीं लाता था आपको। सही वो कहता था मैं बात ही नहीं करूंगा। आपने एक रात सिर्फ 10 मई की सुबह तक आपने जो इंडिया का आपने यू गिव देम द ब्लडी नोज, आपने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का तबाह किया। आपने एक सही जंग का खतरा सर के ऊपर आप लेके आए। घुटनों के बल अमेरिका की मिन्नतें करने के लिए इंडिया पहुंचा, यूएई पहुंचा, टर्की सही पहुंचा के पाकिस्तान से कहें कि मुज़ाकरात करे। सही आप अगर टीटीपी और बीएलए को भी डील करना चाहते हैं, एक हाई इंटेंसिटी वॉर का, कॉन्फ्लिक्ट का खौफ इंडिया के सर पे आपको मुसल्लत करके रखना पड़ेगा। जी यू हैव बिल्कुल टू आंसर इंडिया इन द सेम लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। तभी पूरी दुनिया आपको सीरियस लेगी, तभी इस दहशतगर्दी के ऊपर पूरी दुनिया आपका मौकफ मानेगी और सही इंडिया आपके साथ बातचीत करेगा। जी ठीक है। अच्छा नज़ीर हुसैन साहब, मौजूदा जो हमारे सफारती तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी को वाज़े करने के लिए जो मूवमेंट चल रही है, आप क्या समझते हैं कि उसमें कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी और इसके अलावा दहशतगर्दी, ये तीनों मामलात चल रहे हैं, और क्या इसके नतीजे में भारत मुज़ाकरात की टेबल पे किसी स्टेज पे आ सकता है कि अभी वो वक्त नहीं आया? अगर मुझसे पूछे फ्रैंकली, अभी तक हिंदुस्तान उस मूड में नहीं है कि वो आपके साथ टेबल पे बैठ के ये जो तीनों इश्यूज हैं, कश्मीर, इंडस वाटर्स और टेररिज्म का जो उसने हम पे लेबल लगाने की बार बार वो कोशिश करता है, सही ये तीनों अभी वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। सही अभी तक नहीं है वो कि वो आपको टेबल पे बैठ के कुछ देगा। आपको याद है 73 में इजिप्ट और इसराइल की वॉर हुई थी। सही वो वॉर इजिप्ट ने शुरू की थी। वो क्यों शुरू की थी? दैट वाज टू पुल इसराइल ऑन टू द नेगोशिएटिंग टेबल एंड सही नेगोशिएट। सही अब ये जो मार्का हुआ है, ये अभी छोटा मार्का है। सही ये जो मैं तो ये उसको हम कहते हैं 4 घंटे की टोटल वॉर हुई है, जी बाकी तो उसके आगे पीछे टाइम है उसका। सही ये 4 घंटे की वॉर ने दुनिया में जरूर बहुत कुछ बदला है, सही लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और तब्दीलियां जरूर आएंगी, लेकिन पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर अभी तक हिंदुस्तान इस तरफ मायल नहीं हुआ है। अल्लाह ना करे, लेकिन आपको एक काविश करनी होगी, हिंदुस्तान को मजबूर करना होगा, सही चाहे वो बायलैटरली हो जाए, सही चाहे बायलैटरल वो रिलेशंस के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अल-अराबी साहब, जैसे नज़ीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि अभी लगता नहीं कि भारत का कोई मूड है
बायलैटरल रिलेशंस की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ, तो क्या करना होगा सफारती तौर पे हमें, या हमें मिलिट्री को इस्तेमाल करके किसी तरीके से, जाहिर है कि जैसा भी हो जाए, जितनी मर्जी जंग हो, टेबल पे ही मामला तय होने हैं, तो भारत को टेबल पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या इक़दामात होने चाहिए? देखिए, मैंने आपके साथ बिल्कुल ये जो ऑपरेशन बनियानुन मरसूस मार का हक में, आपको एक बात वाज़े तौर पे नज़र आ गई है कि आप डिप्लोमेटिकली जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक एक हार्ड पावर या एक हाई इंटेंसिटी थ्रेट ऑफ अ वॉर इंडिया के सर पे नहीं होगा, आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। वो यूनिलैटरली इंडिया अपनी चीज़ें डिसाइड करेगा। सही। तो जैसा मैंने कहा, बिल्कुल आपको इंडिया को उसी लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा जो वो समझते हैं। सही। अगर वो बलूचिस्तान को तोड़ने की ऑफिशियल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, तो आप भी ऑफिशियल कैपेसिटी में इंडियन पंजाब को तोड़ने की बात सही। करें। सही। अगर वो केपीके को तोड़ने की बात करते हैं, तो आप ऑफिशियल कैपेसिटी में मणिपुर और सेवन सिस्टर स्टेट्स को तोड़ने की बात करें। सही। और फिर अगर पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करवाएं, तो एक हाई इंटेंसिटी वॉर का खौफ जब तक इंडिया के सर पे नहीं होगा, जब तक इंडिया को ये पता नहीं होगा कि पाकिस्तानियों का रिजॉल्व है कि अगर ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे या अटैक करेंगे या पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान ऑल आउट जंग करेगा जिसमें इंडिया को नुकसान होगा, तब तक देयर विल बी नो बायलैटरलिज्म। और हमें ये थ्रेट मेंटेन करके रखना है। हार्ड पावर इज द पावर, जो कि अब स्ट्रेटेजिक ऑफेंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस है। हमें उसको डिप्लॉय करके रखना है कंटिन्यूअस। सही। सही। मेरे को ठीक है। अहमद हसन अल अरबी साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, तो भारत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएगा, मामलात आगे नहीं चलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।